हम्म। तो यार आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का। और 10th क्लास का जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ाऊंगा उसका नाम आपको स्क्रीन पे तो यार दिख ही रहा होगा। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत आसानी से हम एक वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे, निपटा देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चैप्टर का नाम आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, ठीक है। आपको मैं साथ साथ स्क्रीन पे आपको नोट्स, वो जो आपको बुक की नोट्स हैं वो सारे आपको नोट्स आपको दिख रहे होंगे। आप वहाँ पे साथ साथ मेरे साथ समझते समझते पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में चेंज हो जाए, जैसे दूध दही बन जाए, ठीक है। या फिर जो हमने खाना खाया, अब खाने खाने से पहले कुछ और था, खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद हम फ्रेश होते हैं तो पोटी वो कुछ और ही, वो केमिकली चेंज हो जाती है। दैट इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। लोहा जंग लगने के बाद पहले कैसा होता है, जंग लगने के बाद कैसा होता है, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स एक सब्सटेंस, एक कोई मैटर था, कोई पदार्थ था, कोई भी सब्सटेंस था, वो चेंज होके कुछ और बन गया, तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इक्वेशंस का मतलब जब हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिंबल्स। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो जल्दी से, और हमारे सारे वीडियोस देखो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तब भी तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को कभी भी किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली वो चीज़ क्लियर करूँगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस। तो आपने क्या करा, आपको मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मान लो शिकंजी बना रहे हो, तो यार शिकंजी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, नमक चाहिए, चीनी चाहिए, नींबू चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए, पानी, नमक, चीनी और नींबू। इन चारों चीज़ों से मिलके क्या बनेगा? शिकंजी। तो शिकंजी जो नई चीज़ बनाया है, नया सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है, वो पानी से भी अलग है, नींबू से भी अलग है, शिकंजी से भी अलग है और चीनी से भी अलग है। तो जो पहले 4 सब्सटेंस आपने यूज़ किए, पानी, नमक, चीनी और नींबू, और जो नया सब्सटेंस बना, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है? अलग है। तो वो चारों मिलके या कोई एक सब्सटेंस किसी और नए सब्सटेंस में जब चेंज हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इन विच न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होगा। किससे? फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस। जैसे दूध का दही बनना, तो भाई दूध एक सब्सटेंस है, उससे दही बन गया, तो ये एक सब्सटेंस से एक नई चीज़ बनी। और जो नई चीज़ बनी है, जैसे दूध से दही बना, तो दही बिल्कुल अलग है दूध से। इसी तरीके से जब आपने शिकंजी बनाई तो शिकंजी 4 चीज़ों से मिलकर बनी, और जब शिकंजी बनी तो शिकंजी और वो 4 चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है। और जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है किसी एक सब्सटेंस से या किसी एक से ज़्यादा सब्सटेंस से, तो इस चीज़ को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो चीज़ चेंज हो गई ना नई चीज़ों में। तो जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ में चेंज हो जाती है तो दैट इज़ केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुआ है। देखो अब आगे बात करते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में यार पार्टिसिपेट करता है, जैसे दूध है, तो दूध जब कोई चीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, वो नई नहीं बनी, अभी वो जो पार्टिसिपेट कर रही है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे दूध से दही बना, तो दूध क्या है? रिएक्टेंट। पानी, नमक, चीनी और नींबू, पानी, नमक, चीनी और नींबू, ये क्या है? रिएक्टेंट। क्योंकि ये टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये सारे सब्सटेंस पार्ट केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस फॉर्म होता है यानी बनता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे दूध एक रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूध एक रिएक्टेंट कहलाएगा। लेकिन दूध से बना क्या? दही, तो प्रोडक्ट कहलाएगा। ऐसी आपने शिकंजी बनाया, तो शिकंजी फॉर्म हुआ है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है केमिकल रिएक्शन में, तो जो शिकंजी है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। और जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या कहलाएगा? शिकंजी किन चीज़ों से मिलकर बना, यानी किन सब्सटेंस ने केमिकली पार्टिसिपेट करके शिकंजी बनाया, वो क्या थे? पानी, नमक, चीनी और नींबू, तो वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। तो आपको केमिकल रिएक्शन का मतलब यार समझ आ चुका होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली नया सब्सटेंस फॉर्म हो और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पहले वाले जिनसे वो मिलकर बना है, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? अलग है, जो नया सब्सटेंस बना है। रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नया प्रोडक्ट, नई चीज़ जो बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स यार आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप देख सकते हो।
बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। साइंस इज़ वेरी सिंपल बिकॉज इट हैज़ नो डिम्पल और पिम्पल। आप मुस्कुराते हुए सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला एग्जाम्पल लेट वी कैन सी डाइजेशन ऑफ फूड। यार हम खाना खाते हैं, चिकन, मटन, शाही पनीर, तंदूर, और जब निकालते हैं तो यार वो तो अलग ही कहानी होती है। तो यार डाइजेशन ऑफ फूड होता है। डाइजेशन यानी खाना का पचना। आज हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, और बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो सिंपल सी बात है यार, तो वो चेंज हो जाता है। और क्या, हमने खाया कुछ, निकाला कुछ, तो यार ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने जो खाया और जो निकाला वो टोटली चेंज है, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या अलग है। पहले खुशबू आती है, बाद में बदबू आती है। चलो यार, रेस्पिरेशन, इसके बारे में आपको अब समझ आएगा अच्छे से। अभी तक कहीं भी नहीं आया होगा बट आपको भी आ जाएगा रेस्पिरेशन। जैसे यार आप कागज़ जलाओ तो कागज़, कोई भी चीज़ जलती है ना दुनिया में, ऑक्सीजन की हेल्प से जलती है। जब कागज़ कार्बन से मिलकर बना है तो कागज़ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी, सांस लेते हैं हम, यार सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन से बनती है एनर्जी, और एनर्जी से फिर सांस लिया तो क्या लिया, ऑक्सीजन, और छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई हम ले कुछ रहे हैं, बना कुछ के और दे रहे हैं, तो दैट इज़ रेस्पिरेशन। ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इसके बारे में रेस्पिरेशन में आपको डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा, प्रॉपर एकदम छठे चैप्टर में। यार एकदम फॉर्म में करेंगे ना, सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बोलता हूँ यार, सारी वीडियो देखना, एंड तक देखना। कोई दिक्कत हो यार, व्हाट्सअप दे रखा है तुम्हारे को, कोई भी दिक्कत हो, आपका बड़ा भाई है, साथ है आपके, पेपर तक, बोर्ड तक, टेंशन नहीं लेनी। अगला है रस्टिंग ऑफ आयरन। यार लोहे पे जंग लग जाता है, आपने देखा होगा। ग्रिल जो हमारे यहाँ मकानों में ग्रिल जो होती है लोहे की, उस पर पेंट कराते हैं मकान मालिक। क्यों? क्योंकि रस्टिंग से बचाने के लिए। लोहे के ऊपर यार जंग लग जाता है। टॉयलेट के गेट देखो जो लोहे के बने होते हैं, वो छेद हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकली रिएक्ट करके वो एक ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और लोहे पे क्या लग जाता है, जंग। तो पहले लोहा कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे ना यार, मैग्नीशियम का मतलब Mg, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं। तो मैग्नीशियम को बर्न करोगे आप, बर्निंग मतलब जलाओगे ऑक्सीजन की हेल्प से, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सिंपल है यार। तो भाई देखो ना, मैग्नीशियम था यार पहले, और जलने के बाद क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। तो केमिकल रिएक्शन भी तो यही होता है, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अरे दही जी, दही से बनती है लस्सी। और यार दूध से लस्सी नहीं बनती कभी, लेकिन दही से लस्सी बनती है। लेकिन दही किससे बनती है, दूध से। तो दूध पहले कुछ और था और दही बन गया। तो समझ रहे हो ना, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन यार पता कैसे चलेगा? केमिकल रिएक्शन ये तो समझ आ रहा है कि चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, लेकिन यार कुछ चीज़ें तो होंगी ना जिससे हम पता कर ले कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब उसको देख के, मतलब उसको वो चीज़ फील करके हम बोलते हैं हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या से? स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। 3 स्टेट में चेंज हो जाए भाई, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, या गैस से सॉलिड बन जाए। अगर स्टेट चेंज होती है, यानी वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब चीज़ों में चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अच्छा, आप मेरे को देखो, टोटल 5 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 स्टेट और है जो आप 9th क्लास में पढ़े हो। अगर आपको पता है तो यार कमेंट में बताओ, मज़ा आ जाएगा। मैं तो हार्ट देने वाला हूँ उसको जो मुझे बताएगा। इनके अलावा 2। अच्छा, चेंज इन कलर, यार कलर चेंज हो रहा है ना। कलर चेंज होने के बाद तो समझ ही जाते हैं ना, कलर चेंज हो गया यानी केमिकल रिएक्शन हो गई है। ये सारी केमिकल रिएक्शन पता चल रही है हमारे को, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कलर में चेंज आ जाए। टेम्परेचर, टेम्परेचर यार ठंडा हो जाए, है ना, गिलास में कोई 2 चीज़ें मिलाई वो ठंडा हो गया या गर्म हो गया, तो यार ये भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सीधी सी बात है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है, ओए होए, गैस तो वहाँ जगह से निकलती है, बट गैस अगर आपने 2 चीज़ें मिलाई और वहाँ से धुआं निकलने लग गया, कागज़ जला रहे हो तो भी धुआं निकलता है, तो वहाँ पे भी पता चलता है यार कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो 4 चीज़ों से आप बता सकते हो हाँ केमिकल रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन। ओके, ये मेरा नाम है, ठीक है, और मेरे चैनल का नाम आपको यार स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अभी तक यार लाइक करो, लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके पर्सनल मैथ्स के डाउट, साइंस के डाउट, इंग्लिश के डाउट, सोशल के डाउट आप यार व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। चलो
अब देखो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल रिएक्शन तो समझ गए हम कि सर केमिकल रिएक्शन मतलब जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए पुराने सब्सटेंस से और उसकी प्रॉपर्टी अलग हो, और हमें पता कैसे चलेगा, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने यार देख लिए। अब बात करते हैं कि क्या होता है। देखो एग्जांपल ले लेते हैं यार, एक जिंक है, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया। आपने जिंक लिया, जिंक एक मेटल होता है, मेटल यानी धातु, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को यार आपने मिला दिया, तो पता है क्या हुआ, जिंक सल्फेट बन गया। अब पहले जिंक यार अकेले था, आपने उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिया, तो जब दो चीज़ें मिलाओगे तो कोई तीसरी चीज़ तो पाओगे ही ना। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस उड़ गई आसमान में, बचा क्या, जिंक सल्फेट। तो दो चीज़ें मिलाने से आपको तीसरी चीज़ मिल गई। तो ये एक तरीका होता है जिसमें यार आप ना केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हो, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यार इसमें नाम लिखना पड़ रहा है तब भी आपको, आप ऐसे लिख रहे हो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इतना लिखना पड़ा। जिंक का फार्म सिंबल लिख दो डायरेक्ट Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है H2SO4, और फिर एरे दे दो, और जिंक सल्फेट क्या होगा ZnSO4, हाइड्रोजन के लिए H2 दे दो, सिंपल। तो ये केमिकल इक्वेशन है। जब आप केमिकल रिएक्शन को, मैंने शुरू में बताया था ना यार आप लोगों को, केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल उनके सिंबल्स के थ्रू, यानी जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है या नया प्रोडक्ट जो बन रहा है उनके सिंबल्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर दो, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन कौन सी हो रही है, क्या हो रहा है, ये हमें बता देगा। इससे पता चल रहा है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस। अब इसके बारे में और समझते हैं, और एक एक चीज़ समझेंगे हम डिटेल में, आप बेफिक्र रहो, मज़ा आने वाला है हमारे को बहुत पढ़ने में, ठीक है। देखो ये हमारी है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन को हम उनके सिंबल्स के थ्रू लिख रहे हैं। तो जिंक प्लस हमने क्या मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यार हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये देखो ये एरो होता है बीच में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, ये LHS लिखना नहीं है आपको, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखोगे जो दो चीज़ें आप मिला रहे हो। तो आपने क्या मिलाया, जिंक मिलाया और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, फिर इन दोनों मिलाने से फिर आप एक एरो खींचोगे, क्या मिला आपको, तो इन दोनों को जब आपने रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट मिला, आपने लिखा प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करी या जो दो चीज़ें आपस में मिली तो उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो नई चीज़ बनी उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट होते हैं उनके सिंबल्स के थ्रू जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन यार हमें बता देती है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रही है आपकी नोट्स, जो आपको बता रही है केमिकल इक्वेशन के बारे में, वो भी समझ लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो आओ, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो केमिकल इक्वेशन के माध्यम से। और केमिकल इक्वेशन बेसिकली जो एलिमेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनके सिंबल्स के थ्रू। इट इन्वॉल्व, देखो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, और केमिकल फार्मूला है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो चीज़ पार्टिसिपेट हो रहा है उनका केमिकल फार्मूला, और जो नई चीज़ बनी उसका केमिकल फार्मूला, बीच में एक एरो, बात खत्म, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। अच्छा, नेसेसरी कंडीशन है कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब बता देता हूँ यार, बच्चों को ना डाउट रहता है कि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है सर, तो मैं आपको कैटलिस्ट का मतलब बता देता हूँ यार। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो ना रिएक्शन को तेज करने के लिए की जाती है, समझ रहे हो। जैसे आपकी रिएक्शन अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो धीरे होगी, तो कैटलिस्ट जो रिएक्शन को क्या कर देती है, तेज कर देती है। जैसे आग लगा दी, दोस्तों के बीच लड़ाई हो रही थी पहली और आपने जाके और आग लगा दी, आग में घी डालना, समझ गए। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को तेज करना या स्लो करना भी यार, आपने पानी डाल दोगे तो स्लो हो जाएगा। तो नेसेसरी कंडीशन टेम्परेचर लिख दो, प्रेशर, कैटलिस्ट, रिटर्न लिख सकते हो आप एरो पे, यहाँ पे जैसे आपने एरो देते हो ना, तो इसके ऊपर नीचे यहाँ पे कैटलिस्ट या टेम्परेचर या प्रेशर आप लिख सकते हो। ये देखो, ये एक और हमारे पास केमिकल इक्वेशन है जो केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीशियम बर्न किया एयर में, तो ये मैंने आपको ऊपर भी लिखवाई थी। ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें आपने जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें जो एलिमेंट पार्टिसिपेट हुए हैं और जो नया एलिमेंट बना है उसको आपने उनके सिंबल्स के थ्रू लिखा है।
केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट हुआ है और जो एलिमेंट पार्टिसिपेट होकर नया एलिमेंट बना है उनको आप उनके सिंबल्स के थ्रू लिख रहे हो। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, आपने मैग्नीशियम को बर्न किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गया, केमिकल इक्वेशन समझ आ गया, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे एक लॉ याद रखना है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना भी सिखाऊंगा यार, टेंशन ना लो, आज का वीडियो बहुत झकास फटाटेदार मज़ेदार होने वाला है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? 9th क्लास में 3rd चैप्टर में यार पढ़ के आ रखे सर, हम तो ऐसे ही बता देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। तो केमिकल इक्वेशन भी यही कहते हैं भाई, मास कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि आपकी बैलेंस होनी चाहिए यार। केमिकल इक्वेशन दोनों तराजू बराबर होने चाहिए। अगर तराजू बराबर नहीं है तो धोखलेबाजी हो रही है, ढकोसलेबाजी हो रही है, यानी आपको वो ठीक करना पड़ेगा, उसी को बैलेंसिंग कहेंगे, अभी समझाऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बस इतना कहता है, मैटर जो मास है ना इधर भी क्रिएटेड ना इधर भी डिस्ट्रॉयड है ना केमिकल रिएक्शन। 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन शुड बी, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जो जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है उतना प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। तो बैलेंस है, और तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एलिमेंट जितने रिएक्टेंट साइड है उतने प्रोडक्ट साइड नहीं है तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और यार बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देंगे, क्या दिक्कत है? और बैलेंस करने को ही बैलेंसिंग कहते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। और बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ना कि मास नाइदर बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। चलो देखो, एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो ट्रायल करो, हिट करो ट्रायल करो, ट्रायल करते रहेंगे, आंसर आता जाएगा, बहुत इजी होने वाला है, मज़ेदार। चलो समझ लेते हैं, टॉपिक पेपर में आता है, पूछा जाता है। वैसे यार हम फॉर्म में चैप्टर आज निपटा देंगे, घबराना नहीं है, एकदम वीडियो को एंड तक देखना है। और यार वीडियो को लाइक करो और बताओ कहाँ तक पहुँचे हो। हाँ टेंशन नहीं लेनी यार, हम मज़े से करेंगे। देखो अब ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन है। Fe आपको बताना है, वैसे मैं ही बता देता हूँ। चलो Fe हमारा होता है आयरन के लिए, आयरन का सिंबल होता है Fe। आयरन को हमने किसके साथ रिएक्शन करा है? ऑक्सीजन के साथ, तो हमें Fe3O4 मिला, H2 मिला। अब देखो पहले मैं आपको बताऊंगा कि पता कैसे करेंगे ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। पहले ये सिखाऊंगा आपको कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है, तो हम उसको बैलेंस्ड करेंगे। और कैसे करेंगे वो मेथड आपको समझना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो अब यहाँ पे Fe कितने, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे Fe कितना है? 1। यहाँ पे Fe कितना है यार? यहाँ पे तो सर 3 है, तो यहाँ पे भी 3 लगा देते, क्या दिक्कत है? अब 3 Fe हो गए ना, बैलेंस भी कर रहा हूँ साथ साथ। अगर मैं यहाँ 3 नहीं लगाऊंगा तो यहाँ Fe 1 है और यहाँ पे Fe 3 है, तो यानी Fe बैलेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन चलो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन ओहो, तो ऑक्सीजन और Fe बैलेंस नहीं है। तो यार Fe इधर कितने हैं? सबसे पहले हम पहले वाले से शुरू कर देते हैं। Fe यहाँ पे 3 है हमारे पास, यहाँ पे Fe 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Fe बैलेंस। अब ऑक्सीजन जो बैलेंस नहीं है उसी को बैलेंस करेंगे यार। ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओहो सर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन भी तो 4 दूनी 8 हो गया। तो चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 हो गया, Fe भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गया? 8। इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, 2 है ना, 4 लगा दो, 4 दूनी 8। अब देखो सारे बैलेंस हो गए। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक बार यार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे जिससे और आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे Fe कितना है? यहाँ पे Fe है 1 और यहाँ पे Fe कितने? 3। तो आप लिख लो Fe रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 3 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो 2 2। फिर ऑक्सीजन कितना है? रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 1 है और इधर भी ऑक्सीजन, इधर 4 है। तो सबसे पहले Fe बैलेंस करेंगे, तो इधर Fe 1 है, यहाँ Fe 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो, तो Fe 3 हो गया, Fe बैलेंस। अब ऑक्सीजन करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो 4 से गुणा कर दो,
तो 4 हो गया ऑक्सीजन, इधर भी 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमने 4 किया ना यार, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो हमें हाइड्रोजन फिर ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, 4 दूनी 8। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है जितनी संख्या में, उतने ही प्रोडक्ट साइड उतनी ही संख्या में होंगे बराबर, ठीक है। बैलेंस करना यार सिखा दे मैंने आपको आसानी से। अच्छा, सॉलिड को हम एस से दिखाते हैं, स्मॉल एस से, लिक्विड को हम एल से दिखाते हैं, गैस को हम जी से दिखाते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन को हम ए क्यू से दिखाते हैं। यार एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ मिला दी कोई चीज़, सिंपल, इतना समझ जाओ, वाटर के साथ मिला दी है तो आप समझ जाओ एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं उसे, ठीक है। और इसके बारे में कोई मुझे डिटेल में बताएगा ना कमेंट बॉक्स में, तो यार मैं उसको हार्ट देने वाला हूँ, ठीक है। और एक प्यारा सा मैसेज दूंगा उसको मैं, वेरी गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट को। वैसे एक्वस का मतलब वाटर के साथ कोई चीज़ मिली हुई है, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए यार पानी चीज़ है, वैसे गैस हवा हवाई, और इक्वस मतलब पानी के साथ मिला दी कोई चीज़। अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की। तो यार अब ये भी समझ लेंगे, बहुत ईजी है, मज़ेदार तरीके से समझा दूंगा। चलो आओ ये भी देखते हैं। तो यार सबसे पहले जो हमारी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती तो बहुत सारी है यार, हमारे को कुछ ही पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब समझते हो ना, गठजोड़, यानी यार 2-3 चीज़ें मिलके एक चीज़ बन रही है, समझ जाओ बस। कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल सी बात है, 2-3 चीज़ें मिलके बन गई एक चीज़, तो कॉम्बाइन हो गया। कॉम्बिनेशन में ही छुपा है इसका मीनिंग। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बाइन होना, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलके बनाएंगी एक चीज़। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब जो मिलेंगी नई चीज़ बनाने के लिए, तो 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं ताकि सिंगल प्रोडक्ट बना सके। एक सिंगल प्रोडक्ट यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और एक चीज़ बनाएगी, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे देखो बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2 बना दिया यार, तो 2 चीज़ें मिली यहाँ पे, C + O2, एक बना दिया CO2। वाटर कैसे बनता है, वाटर का फार्मूला होता है H2, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो H2O। देख रहे हो जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे वहाँ पे 2 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही है। अब देखो यहाँ पे CaO + H2O, तो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखोगे यार, तो 2 चीज़ें मिल रही हैं और एक चीज़ बना रही है। यहाँ पे एक चीज़ बनी, यहाँ पे एक चीज़ बनी, और यहाँ पे भी एक चीज़ बनी, तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगली केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं यार, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज, जहाँ भी रिएक्शन में हीट निकल रहा है ना, हम उसको सीधी सी बात क्या कर देंगे, एक्सोथर्मिक। हीट इज रिलीज, एक्सोथर्मिक कहेंगे उसे। जैसे देखो नेचुरल गैस बर्न करो आप, तो वहाँ पे हीट तो निकलेगी ना सर, तो CH4 का नाम बताना यार मुझे कमेंट में, जो बताएगा उसको फिर हार्ट मिलेगा और अच्छा सा कमेंट मिलेगा। CH4 और ऑक्सीजन के साथ हम उसको बर्न कर रहे हैं, नेचुरल गैस है, तो हमें क्या मिला, CO2, वाटर भी मिला यार, CO2 वाटर, और हीट मतलब यार गर्मी मिल गई ना, एकदम गर्मी। तो यार गैस जला रहे हैं तो आग लगेगी तो गर्मी मिलेगी। तो CH4 को हमने नेचुरल गैस को ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिला। अब यार इसमें देखो, यहाँ पे 2 चीज़ों के रिएक्शन करने से, यानी नेचुरल गैस के ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न करने पर हमारे को 3 चीज़ें मिल रही है, देख रहे हो 3 चीज़ें। तो यार ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन यानी बता देता हूँ रेस्पिरेशन के बारे में, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो यार हमारी बॉडी में, हमारा जो बॉडी है वो खाने में से ग्लूकोज इकट्ठा कर लेता है हमारी बॉडी में। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज होता है, ये C6H12O6। हमारी बॉडी में जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलके सेल के पास जाता है, और ग्लूकोज से क्या बनाता है वो, एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज था, ऑक्सीजन मिल गया उसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम जो छोड़ते हैं वो चीज़, वाटर भी निकलता है, और एनर्जी। तो एनर्जी अगेन क्या है, एक हीट फॉर्म है, तो एनर्जी हीट की फॉर्म है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी हीट इवॉल्व हो रही है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे भी ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यार डीकम्पोजिशन, जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब था जुड़ना, डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना, सिंपल, इतना आसान है। डीकम्पोजिशन का मतलब यार क्या होता है कि एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना दिया। जब एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया, अब यह टूटेगा तो उसके तीन तरीके बताए हैं आपकी बुक ने। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके से होती है, यानी एक सब्सटेंस टूट के तीन चार सब्सटेंस या दो सब्सटेंस बनता है तो तीन तरीके से बनता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बन रहा है तो उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यार अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक सब्सटेंस टूट के एक से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा है तो इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अगर वो हीट की मदद से बना रहे हैं, यानी उसको आप गर्म कर रहे हो या कुछ हीट दे रहे हो जिसकी वजह से वो एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा है तो उसे बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। और अगर एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब्सटेंस टूट रहा है, बन रहा है वो, तो अगर वो सनलाइट की हेल्प से बन रहा है तो उसे बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो यार तीनों समझ लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, यानी नोट्स में देखो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड है स्प्लिट, यानी टूट जाता है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। एक कंपाउंड था, एक चीज़ थी, वो टूट गई तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। टूट गई मतलब हाथ से नहीं टूट गई यार, दो तीन चीज़ें बन गई। जैसे देखो ये था, टूट के क्या बन गया, B+, यानी एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में स्प्लिट हो गई। थर्मल डीकम्पोजिशन, जब डीकम्पोजिशन हो लेकिन किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। मैंने अभी आपको बताया, जैसे देखो ये फेरस सल्फेट है, आपने इसको हीट दिया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन चीज़ें मिली आपको। एक चीज़ से, फेरस सल्फेट से आपको कितनी चीज़ें मिली, तीन चीज़ें। तो था एक सब्सटेंस, हीट की वजह से तीन सब्सटेंस में टूट गया। तो जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है तो हीट की हेल्प से होता है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन ही, लेकिन कौन से में क्लासीफाई करेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट। एक और एग्जांपल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे लाइमस्टोन कहते हैं। इसको हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो, एक चीज़ दो चीज़ों में बन गई। तो सिंपल सी बात है, डीकम्पोजिशन का मतलब ही यार इतना होता है कि एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाए। तो लाइमस्टोन दो चीज़ों में टूट गया तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन हीट की मदद से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा ये देखो, लेड नाइट्रेट, Pb को हम लेड, ठीक है, और NO3 नाइट्रेट होता है। तो लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस था, हीट दिया और हमने उसको, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो तीन बन गए। देख रहे हो यार, हीट की हेल्प से एक सब्सटेंस कितने सारे सब्सटेंस में टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो डीकम्पोजिशन हीट की हेल्प से हो रहा है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन। यार बहुत आसान होती है साइंस, आपको वीडियो देख रहे हो ना, एक ही बार में सारा समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से, गारंटी से। और अभी तब भी डाउट है यार, मैं बैठा हूँ, तो कोई टॉपिक है आपको मैसेज कर दो, कमेंट में बता दो, मैं बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। अच्छा अगला क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक दो मिनट पहले, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब यार इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी हेल्प से हो यार, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो। जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डीकम्पोजिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है, उसका वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो यार शॉर्ट मतलब यार एक छोटी सी वीडियो, 1 मिनट, शॉर्ट्स और कुछ नहीं। तो वाटर था एक, देखो ये रहा, वाटर के अंदर आपने क्या करा, दो चीज़ें डाल दी, पेंसिल या फिर कह लो दो आपने लोहे की स्टिक्स ही डाल दी, आयरन की, और उसमें बैटरी को जोड़ दिया प्लस माइनस से। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें मिल गई ना, H2O से हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो एक चीज़ दो चीज़ों में टूट गई, स्प्लिट हो गई, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तीसरा पढ़ते हैं फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक यार डीकम्पोजिशन ही होगा लेकिन किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट की हेल्प से कोई एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में या उससे ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाए तो फोटोलाइटिक। देखो जैसे AgCl है, सनलाइट मिली, Ag अलग, सिल्वर अलग, वो सॉरी क्लोरीन अलग। अब मेरे को यार आप Ag का ना मीनिंग, Ag का मतलब बताओगे, सिंबल है किसी एलिमेंट का, अब ये बताओ उसका नाम क्या है, ठीक है।
ऐसे शायद यार सुन तो नहीं लिया आप लोगों ने बताना। एक है AgBr, ब्रोमीन है, और Ag का नाम तो यार आपको बताना है, सनलाइट दिया इसको, और Ag अलग Br अलग। तो देख रहे हो सनलाइट की हेल्प से एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है सनलाइट की हेल्प से। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के तीनों टाइप मैंने आपको समझा दिए। अब एक चीज़ आती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है यार, एंडोथर्मिक भी बात कर लेते हैं। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, मतलब जिसको एनर्जी चाहिए। एक्सोथर्मिक में एनर्जी दे रहा था, एंडोथर्मिक में एनर्जी चाहिए। इसको ये बोलता हमको एनर्जी दो, तो हम नया सब्सटेंस आपको दो। आप हमको एनर्जी ना दो तो एंडोथर्मिक ना कहो। एक्सोथर्मिक में एनर्जी मिल रही थी, यहाँ एनर्जी इसको चाहिए। द रिएक्शंस जिसको एनर्जी रिक्वायर है, हीट की है फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ताकि ब्रेक कर सके, तोड़ सके रिएक्टेंट्स को, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। अब बात करेंगे यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो वो भी समझते हैं। अभी तक आपको सारा समझ आ रहा है और बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, मैं आशा करता हूँ। अगर डाउट है तो यार बता देना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बात करते हैं यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस कर देना, उसको उसकी जगह से हटा देना, उसकी जगह ले लेना। तो यार कैसे जगह ले लेंगे, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा रिएक्टिव मतलब जो ज़्यादा एकदम रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी करता है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। तो यार वो एलिमेंट जो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा तो वो कम रिएक्टिव जो धीरे करेगा उसको हटा देगा, सीधी सी बात है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यार इतना सा है कि द केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल बताऊंगा ना, और अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से समझ आ जाएगा पब्लिक को, मतलब आपको यार। तो देखो Fe है, Fe मतलब आयरन, कॉपर सल्फेट। अब जो Fe है ना यार, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर को बोलेगा चल कॉपर सल्फेट, तू कॉपर हट जा, मैं सल्फेट के साथ रिएक्शन करूँगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, तो ये Fe कॉपर को हटा दिया, देख रहे हो, यहाँ पे कॉपर था लेकिन यहाँ पे सल्फेट तो है लेकिन कॉपर नहीं है, यहाँ पे कॉपर साइड फेंक गया है। तो जब एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे और उसकी जगह ले ले, तो डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है यार, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से भाई, तो सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। समझ गए, बहुत इजी था यार ये, एग्जाम्पल याद कर लेना। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, देखो जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बोलेगा कॉपर को चल यार तू साइड हो जा, मैं सल्फेट के साथ आ जाऊंगा, आ गया ना। तो जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को हटा दे तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट भाई, दो दूसरे दो को हटाएंगे, मतलब दो एक दूसरे को हटा रहे हैं, ठीक है, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, ये वाली जो चीज़ थी वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी, क्योंकि एक एलिमेंट हटा रहा था दूसरे को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में यार दो हटा रहे हैं, देखो Na2SO4 BaCl2, तो NaBCl के पास चला जाएगा और BaSO4 के पास आ जाएगा। देखो आ गया ना BaSO4 और NaCl, देखो तो यहाँ पे दो एक दूसरे को हटा रहे हैं, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल दे रखा होगा, देखो ये Ki पोटेशियम आयोडीन है ये, तो K पता है क्या करेगा, अब ध्यान से देखना, K मिल जाएगा Pb के साथ, वो सॉरी NO3 के साथ। देखो K NO3 के साथ मिल गया, तो ये रहा K NO3, और जो I है वो Pb के साथ मिल जाएगा, Pb के साथ। और देखो तो देख रहे हो K ने Pb को हटा के NO3 के साथ मिल गया, और जो Pb है वो K को हटा के I के साथ। तो यहाँ पे दो एक दूसरे को हटा रहे हैं, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ देखो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और BAl2 है ना, Ba मतलब बेरियम और I2, I है वो, ये चीज़ जो है ना I है, आयोडाइड। तो देखो K किसके साथ मिल गया, I के साथ, तो ये रहा, और Br Ba के साथ, ये रहा। तो दो ने एक दूसरे को हटाया, तो इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो सबसे आसान टॉपिक है, वैसे तो सारे ही आसान थे, ये भी बहुत आसान है। तो यार ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए, सिंपल सा रूल है, इतना सा याद कर लो।
ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा। देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट को या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट से यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा है उससे हाइड्रोजन या तो घट जाए या ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए। जैसे देखो, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गए ना, तो बस ऑक्सीडेशन हो गया, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए। देखो, कॉपर ऑक्सीजन मिल गया, देखो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यार जुड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे ऐसे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जुड़ गया ना हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कॉपर क्या हो गया, रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स यानी रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, अब रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बढ़ रहा था, हाइड्रोजन घट रहा था। रिडक्शन में इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन घट गया ना, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, तो हाइड्रोजन के साथ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ऑक्सीडेशन, या तो हाइड्रोजन घट जाए तो भी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कब, या तो ऑक्सीजन घट जाए तो हाइड्रोजन जुड़ जाए। अब बात करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तो सारी केमिकल रिएक्शंस बता दी मैंने आपको, एक मेरी तरफ से ग्रेवी में सुन लो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन बचपन में पढ़ा था 7वीं क्लास में, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ये वैसे सेकंड चैप्टर में भी है, तो वहाँ पे भी अच्छे से बताऊंगा मैं आपको यार, सारी चीज़ें करेंगे। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, किस किस को पता था इसके बारे में यार, कमेंट में बताओ मुझे। अब बात करेंगे कोरोजन के बारे में और रेंसिडिटी। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें यार देखने को मिलती है। जैसे लोहे पर लगता है जंग, चांदी पड़ती है काली और कॉपर हो जाता है हरा, इसको हम कहते हैं कोरोजन। तो यार जब मेटल क्या हो, एक्सपोज होता है, कोई भी मेटल चाहे कॉपर हो या सिल्वर हो या फिर आयरन हो, तो जब वो मॉइस्चर्स के संपर्क में आता है, यानी नमी मॉइस्चर के संपर्क में या एयर के संपर्क में या एसिड के, इन सब के कांटेक्ट में जब वो एक्सपोज होता है ना, तो जो ऊपर की लेयर जो होती है ना, वो बेसिकली क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उसको मेटल को जब हम बोलते हैं कोरोडेड, क्या बोलते हैं भाई, कोरोजन हो गया उसका। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे का जंग लगना, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर, अभी मैंने आपको बताया चांदी का काला पड़ना, कॉपर का हरा पड़ना और लोहे पर जंग लगना। कोरोजन से बचा सकते हैं कैसे, पेंट करके, लोहे पे पेंट किया जाता है ना, चांदी पे नहीं करते यार, कॉपर पे भी पेंट नहीं करते है ना, हाँ कॉपर पे वायर पे प्लास्टिक लेयर चढ़ा देते हैं ना। गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या चढ़ाई जाती है, लेयर, इससे वो मेटल कोरोजन उसका नहीं हो पाता। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर और प्लेटिंग में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है। तो इससे या पेंट करके हम कोरोजन से बचा सकते हैं। कोरोजन यानी मेटल वीक हो जाता है मॉइस्चर, एयर, ह्यूमिडिटी, एसिड की वजह से। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। बात करते हैं यार रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी का मतलब यार जो खाने वाली चीज़ होती है ना, जिसमें फैट होता है, ऑयल होता है, वो हवा की वजह एक्सपोज टू एयर होने की वजह से क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे खाना था फैट या ऑयल वाला और वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, उसकी बदबू चेंज हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, तो यार उसका मतलब समझते हो ना, रेंसिडिटी कहते हैं इस चीज़ को हम। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, खाना ख़राब, जो ऑक्सीडेशन हो गया, खाने का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जो खाना होता था फैट्स और ऑयल वाला, वो खाना जैसे ख़राब हो जाता है ना हमारा खाना, तो उसको रेंसिडिटी कहते हैं। इससे स्मेल बैड आती है और टेस्ट भी क्या हो जाता है, बैड हो जाता है। कैसे बचाएंगे भाई, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम बता देता हूँ, BLA, BHA और BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। या हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे यार, या फिर हम नाइट्रोजन, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना, कुरकुरे वगैरह, नाइट्रोजन में रख देते हैं यार, फ्रिज में रख दो, क्या दिक्कत है। तो रेंसिडिटी का मतलब समझ गए, खाना खराब हो जाता है और उसको बचाने के तरीके भी समझ गए। एंटीऑक्सीडेंट टाइट कंटेनर में या नाइट्रोजन में या रेफ्रिजरेटर में। तो यार हमारे पहले चैप्टर में ना बस इतना ही था, रेंसिडिटी, कोरोजन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन को बैलेंस करना, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चैप्टर हो चुका है फिनिश के बाद फिनिश।
ठीक है। और यार आप वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में अपने अच्छे अच्छे कमेंट दे दो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून, अपना ख्याल रखना और मेरा भी ना, ठीक है। चलो।